Assalamualaikum. This is Arij Malik. Learn to fly में खुश आमदीद. Today we will discuss about international relation, its meaning and scope. My dear students and fellows, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से हो या चाहे फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी के हवाले से हो. काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन लग चुका है. बगैर टाइम ज़ाये कि हम इसको देखते हैं कि अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन क्या है. इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो टर्म यूज़ की जाती है अक्सर वो होती है इंटरनेशनल सोसाइटी की. बहुत मतलब ये वर्ड आएगा. तो इंटरनेशनल सोसाइटी को भी समझने से पहले हम देखते हैं कि इंसानी माशरा क्या है. इंसानी माशरा जो इंसानों के मिलने से बनता है, जब इंसान आपस में रहते हैं. अरस्तू के बकौल इंसान जो है वो माशरती हैवान है. इंसान दूसरे इंसानों के साथ या माशरे में जो है वो उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकता. इंसानों को एक दूसरे के करीब आना पड़ता है अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए. इस तरह से जब हम देखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी की, तो रियासतों का ख़ानदान, रियासतें जब आपस में जुल कर रहती हैं तो वो क्या बना देती हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी. तो 200 के करीब जब स्टेट्स पाई जाती हैं तकरीबन इस वक्त दुनिया में, तो इतनी ज़्यादा रियासतें हैं तो हर रियासत हर मामले में खुद कफील नहीं होगी. मे बी एक रियासत जो है वो मजबूत डिफेंस सिस्टम रखती हो, दूसरी रियासत हो सकता है टेक्नोलॉजी की लिहाज से बहुत एडवांस हो, एक रियासत एग्रीकल्चर की लिहाज से बहुत एडवांस हो. अब ये मुख्तलिफ तरह की रियासतें हैं. अब हर रियासत जो है वो क्या करेगी कि अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी रियासत के साथ ताल्लुक जो है वो कायम करेगी. जैसे कि सिंपल सी बात है, 1951 में अगर हम देखते हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. सबसे पहले हमारा डिफेंस, हमें इंडिया के जाने से हमें शदीद खतरा दरपेश था, क्योंकि 1948 में हमारी इंडो पाक वॉर भी हो चुकी थी कश्मीर के उसके ऊपर, तनाज़े के ऊपर. फिर इसके बाद 1951 में अगर हम देखते हैं तो गंदम का जो है वो बहरान पैदा हो गया था. अब जब गंदम का बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान को ऐसे दोस्तों की तलाश थी, ऐसे एक मजबूत सहारे की तलाश थी जो कि पाकिस्तान को सहारा दे सके. तो ऐसे में जो है वो पाकिस्तान ने क्या किया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बनाए. तो ऐसे में क्या किया, 1951 में आइजनहावर का दौर था जब हमें गंदम की तहसील भी जारी की गई थी, और पाकिस्तान 1954 और 55 में जो है पाकिस्तान जो है वो सीटो सेंटो जैसे दिफाई मुआहदे में शरीक भी होता. म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस प्रोग्राम के नाम से भी पाकिस्तान ने जो अमेरिका के साथ जो है वो एक दिफाई मुआहदा किया था. तो ये सब क्या है, पाकिस्तान की ज़रूरत थी, हमारी दिफाई ज़रूरत थी, हमारी माशी हमारी माली ज़रूरत थी, तभी ये हमें अमेरिका के करीब ले गई. तो इसी तरह से मुख्तलिफ रियासतें जो होती हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की माशी ज़रूरतें होती हैं, किसी की माली, किसी की तकनीकी होती हैं, किसी की दिफाई ज़रूरतें होती हैं. तो इस बना पर रियासतें क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ताउन कायम करती हैं. अच्छा, बाज़ ये भी नहीं होता कि रियासतों के दरमियान जब हमेशा अच्छे ताल्लुकात पाए जाए. रियासतें एक दूसरे की राइवल भी होती हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 का दौर है 1945 के बाद, तो कोल्ड वार थी अमेरिका और रशिया के दरमियान. तो अब जब दो ऐसे दूसरे की राइवल होती हैं, फिर वो क्या करती हैं कि वो महाज बनाती हैं ताकि वो क्या कर सके कि दूसरी अपनी राइवल स्टेट जो होती है उसको हिरा सकें. तो रियासतें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडेंट्स ऑन ईच अदर. रियासतें एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं. हर रियासत अपनी बुनियादी ज़रूरत की मुताबिकत के लिहाज से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे फिर हम कह सकते हैं कि वो छोटी हो. मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आने पहले हम देखते हैं कि ये टर्म यूज़ किसने की थी. जर्मी बेंथम 18th सेंचुरी में इसने ये टर्म यूज़ की थी कि दो रियासतें जब अपनी दिफाई, माशी, माली या को वटेवर जो भी ज़रूरत की बना पर से ताल्लुकात कायम करती हैं, तो उनके दरमियान जो रिलेशन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन. अच्छा, इसको इंटरनेशनल रिलेशन को देखने के हमारे पास 2 पर्सपेक्टिव हैं. हम इनको देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं नैरो पर्सपेक्टिव. ऐसे ताल्लुकात जो दो रियासतों के दरमियान उनके पर्सनल रिलेशन की बुनियाद पर पाए जाते हैं. जैसे कि जो रियासतों के सरबराह होते हैं, अगर वो पर्सनली जानते पहचानते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नैरो प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक रिलेशन होंगे. ठीक है. और एक होता है ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव. तो ऑफिशियली जो दो रियासत ऑफिशियली और हम कसरत इसमें नॉन ऑफिशियल भी ताल्लुकात आ जाते हैं. रियासत के जितने भी मुख्तलिफ रियासत जब दो रियासत आपस में दिफाई मुआहदे करती हैं, ज़्यादा ताल्लुकात कम करती हैं. डिप्लोमेटिक तक जो ताल्लुकात पाए जाते हैं, सिफारशी तब जो रियासत के में ताल्लुकात पाए जाते हैं, ये हम क्या हमारे पास क्या होगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा. अच्छा, नेक्स्ट अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ हायर. तो मुख्तलिफ जो है वो
इंटरनेशनल रिलेशन के माहिरीन हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में इसकी तारीफ की है। सिंपल और पैक्ट डेफिनेशन की तरफ ही आएंगे। सिंपल डेफिनेशन हमारे पास ये है कि रियासतों के माबैन जो पाए जाने वाले ताल्लुकात होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। प्रोफेसर डान की तारीफ काफ़ी मुझे पैक्ट लगी है। उनके मुताबिक कि कौमी सरहदात के पार तश्कील पाने वाले ताल्लुकात और उन ताल्लुकात के बारे में हासिल होने वाले इल्म जो वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी टाइप। तो टाइप ऑफ इंटरनेशनल हमारे पास क्या है, 2 टाइप हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन और अब देखते हैं हम टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कितनी है। 2 टाइप हैं, प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन और पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन। तो प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है कि ऐसे ताल्लुकात जो 2 रियासतों के शहरियों के दरमियान जो पाए जाते हैं उन्हें हम प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कहते हैं। तो प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो 2 रियासतों के जो दरमियान ये जो पाए जाने वाले ताल्लुकात तो मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों के ज़रिए मुख्तलिफ जो इदारे पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जमातें, जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम जमात इस्लामी जमात की बात कर लेते हैं, जमात इस्लामी की, या मिस्र के इख्वान मुस्लिमीन के दरमियान बात करते हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ होगा ये दोनों एक दूसरे से रब्ता कायम करेंगी। तो इस तरह की जो ताल्लुकात बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइवेट इंटरनेशनल रिलेशन। तो पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है कि 2 रियासतों के दरमियान जो सरकारी सतह पर ऑफिशियली जो ताल्लुकात पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन। और ये ताल्लुकात होते हैं, इनमें देखते हैं, इनमें हम जैसे कि हमारे पास वार हो गई, पीस हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इसके अलावा जासूसी होगी, गैर मुल्की प्रोपेगेंडा हो गया, मुख्तलिफ रास्तों के दरमियान जो मवासलात ताल्लुकात पाए जाते हैं या कोई उनके दरमियान कोई दिफाई मुआहदा वगैरह पाया जाता है। तो इस बना पर जो 2 रियासतें आपस में जो ताल्लुकात कायम करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पे। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, इसकी टाइप हमने देखी थी, इसको देखने के 2 पर्सपेक्टिव थे हमारे पास। अब हम आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस में। तो हम ये देखते हैं कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम की बात है, कम ज़माने की बात करते हैं, तो काफ़ी साइंस जो है वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक टर्म यूज़ किया था, ग्लोबल विलेज। दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया जो है फर्द की मुट्ठी में आ गई है। अब जो है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा, घंटों का सफ़र हमारे मिनटों में तय कर, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वाक़या रुनमा हो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे अपने ही गांव में हुआ, हमारे अपने शहर में हुआ। अब हमारे लिए किसी भी शख्स से, चाहे वो सात समंदर पार क्यों ना, उससे बात करना, अपने नज़रियात जो है वो आगे किसी तक पहुंचाना मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान हो चुका है हमारे लिए। तो इन सब चीज़ों ने, इस जो तकनीकी इनकलाब बिलखुसूस आया, इसने रियासतों को जो है वो एक दूसरे के काफ़ी करीब कर दिया। उस चीज़ ने इंटरनेशनल रिलेशन को और बढ़ा दिया है, रियासतें एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गया। अब रियासतों के दरमियान जो सरहदी जो थी हमारे पास, जिसे हम कह सकते हैं कि रुकावटें थी, वो ख़त्म हो रही हैं। तो दूसरे, अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है मुख्तलिफ अक़वाम आलम के रियासती निज़ामों से आगाही। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम इसमें मुख्तलिफ रियासतों के हाँ जो मुख्तलिफ तरह के निज़ाम, जैसे कि हुकूमती निज़ामों की बात करते हैं, हमारे पास तो कहीं पर आमलीत पाई जाती है, कहीं पर जमहूरियत पाई जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ हम समाजी और माशी निज़ामों की बात करते हैं, कहीं पे सरमायादाराना निज़ाम है, कहीं पे हमारे पास सोशलिज़म है, कहीं पे कम्युनिज़म है, कहीं पे हमारा इस्लामी निज़ाम भी आ जाता है। तो ये जो है वो मुख्तलिफ निज़ाम है और हर रियासत ने अपने अपने जो है वो माहौल के मुताबिक, अपने अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो है वो मुख्तलिफ निज़ामों को अपनाया हुआ है। ऐसे में क्या किया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन में इन तमाम निज़ामों का मुतालिया करती है और इनका कंपैरिजन करती है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास जो फैक्ट कोई चीज़ इससे जो एक्सट्रैक्ट निकल के आते हैं, हमारे पास जो छोटी रियासतें होती हैं बिलखुसूस वो जो, जैसे कि तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, तो वो उनको अपने यहाँ क्या करते हैं, लागू करते हैं, ताकि वो भी अपने यहाँ वही इनकलाब ला सकें। तो क्या किया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी
इन तमाम चीज़ों का जो है वो मुतालिया जो है वो किया जाता है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट हमारे पास आता है इसका, अजीम ताकतों की खारजा पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। खारजा पॉलिसी क्या होती है? खारजा पॉलिसी किसी भी रियासत की पॉलिसी का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक जो है वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हो या फिर खारजा अमूर से मुतल्लिक हो, वो हमारे पास क्या करती है? खारजा पॉलिसी करती है। खारजा पॉलिसी को मज़ीद अगर हम देखते हैं, इसको मैं एलिब्रेट करने की कोशिश करूँगी कि रियासतें जो होती हैं वो अपनी मुख्तलिफ ज़रूरतों की बुना पर जो होती हैं वो एक दूसरे के ताल्लुकात कायम करती हैं। अब उन ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के लिए कुछ असूल, कुछ कायदे, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, तो वो उनको जो है वो मद्देनज़र रखती हैं। उनके मुख्तलिफ तकाज़े होते हैं। कुछ हमारे पास जो होते हैं वो वक्ती नोयत के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। जैसा कि सिंपल सी मिसाल है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है। हमारे नज़रिए के इस्लाम में 2 कौमी नज़रिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास लॉन्ग टर्म है, मुस्तकिल हमारे पास खारजा पॉलिसी का हमारा ये अवामिल है कि पाकिस्तान जब भी अपनी खारजा पॉलिसी तय करेगा तो इसको मद्देनज़र रख के करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से बाज़ रियासतें जो थी वो अपने माशी पहलू को देख रही होती हैं। तो जिस रियासत की सिंपल सी बात है जो भी ज़रूरत होगी वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपने कुछ असूल, अपने कुछ कायदे बनाएगी और फिर उनके मुताबिक जो है वो दूसरी रियासतों के साथ जो है वो राब्ते तय करेगी। तो अजीम ताकतों की खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, जहाँ पे अजीम ताकत, सुपर पावर जैसे कि अमेरिका, चाइना भी इनमें आता है, या फिर हम रूस की बात करते हैं। ये वो अजीम ताकतें हैं जिनके मकासद जो होते हैं वो उनकी रियासतों तक, उनकी अपनी कंट्री तक महदूद नहीं होते हैं, बल्कि बैनुल-बराज़मी जो थे वो मकासद रखती हैं। ये रियासतों के मकासद क्या होते हैं कि अक्सर इनके अज़ाइम जो होते हैं वो जरहाना होते हैं, ताकि ये दूसरी रियासतों पर ग़लबा हासिल कर सकें, अपने रसूल को काम कर सकें। जैसे कि रूस की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका की बात की, इनकी बात करते हैं, इनका मकसद क्या है? इनकी खारजा का वाज़ेह मकसद गर्म पानी तरह से हासिल करना है, ताकि जो है वो दूसरे मालिक के वसाइल पर क्या करते कब्ज़ा पा सके, उनको अपने कब्ज़े में ले सके। तो इन अजीम ताकतों की जो खारजा पॉलिसी होती है, इनका जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में मुतालिया किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो छोटे ममालिक इन पर गौर फिक्र करते हैं। तो ये सारी चीज़ इसको हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौमी मुफाद की बरतरी। हर रियासत जो है वो अपने मुफाद के मुताबिक ही काम करती है। प्रकाश चंद्र की किताब पढ़ी थी मैं काफ़ी अर्से पहले इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वो उसमें लिखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो थी वो रियासत के लिए जो है वो उसका कौमी मुफाद सब कुछ होता है, ठीक है। होते हैं कुछ माशी अवामिल होते हैं, दिफाई भी या नजराती अवामिल मिलकर देख लेते हैं, तो ये होते हैं। लेकिन जो असल चीज़ होती है उसका कौमी मुफाद होता है। रियासत जो है अपने कौमी मुफाद को देखते हुए जो है वो दूसरी रियासत के साथ जो है वो ताल्लुकात कायम करते हैं। जैसे कि 1956 की बात करते हैं। 1956 में नैल सुएज का बुहरान पैदा हुआ था, जब मिस्र ने जो है वो सुएज नहर को जब अपने कौमियाने में ले लिया था, तो ऐसे में मगरबी ममालिक जिनमें बरतानिया, फ्रांस और इसराइल शामिल हैं, उन्होंने मिस्र के साथ जो है वो जंग छेड़ दी थी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक का साथ दिया था। अब अगर नजरियाती तौर पर हम देखते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? मिस्र का साथ देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक का साथ दिया। वजह क्या थी? हमारे कौमी मुफाद थे, हमारे दिफाई, हमारे माशी, हमारे माली जो है वो थे, मजबूरियाँ थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक का साथ दिया। तो ये कौमी मुफाद की बरतरी होती है, जिनकी बिना पर रियासतें एक दूसरे के साथ होती हैं वो क्या करते हैं? ताल्लुकात कायम करती हैं और उन्हीं कौमी मुफाद को देखते हुए रियासत ताल्लुकात सवार करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि रियासत हमेशा अपने ही कौमी मुफाद को देखती है, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज़ को भी देखा जाता है कि एक रियासत अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन वो दूसरी रियासत के मुफाद को नुकसान जो है वो ना पहुँचाए। बहरहाल रियासत जो मुख्तलिफ असूल और ज़वाबित के मुताबिक जो थी अपने अपने कौमी मुफादात के लिए लगी रहती हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज़ को भी जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बुरहानी दुनिया में रहनुमाई। बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल रियासतों के दरमियान
असली की दौड़ जो है वो जारी है। हर रियासत चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी राइवल रियासत के मुकाबले में खुद को मजबूत बनाए ताकि उसको नीचे दिखा सके। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं कि दोनों मुल्क अपनी ज़र मुबादला का तकरीबन 85-90% कह सकते हैं हम कि ये किस पे खर्च करती हैं, अपने दिफा पे, अपने डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा असला हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई रियासत ज़्यादा से ज़्यादा असले की दौड़ रियासतों के दरमियान लग जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसके इर्द गिर्द की रास्ते होती हैं, जो छोटी रास्ते होती हैं, उनको खर्चा होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। तो ऐसे में वो जो होती है वो एक फियर होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या कहते हैं कि बुरानों की दुनिया में रहनुमाई करते हैं। वो तख्फीफ असले जैसे जो है वो प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि राइज करते हैं ताकि जो है वो रियासतें जो है वो आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करें, खुशगवार ताल्लुकात कायम करें, दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। और ये जो एक रियासतों के दरमियान दौड़ जारी है, हम कैसे असली की दौड़ जारी है, टेरर है रियासतों के दरमियान हम पाया जाता है, इसको जब कम किया सके, फियर हम रियासतों के दरमियान उसको कम किया सके। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो होती हैं वो इस मामले में जो क्या कहते हैं रहनुमाई करती हैं। दूसरा, रियासतों के दरमियान जंग होती है तो जंग क्यों हुई है, उसकी वजूहत क्या थी, या मुस्तकबिल में जंगों से कैसे रोका जा सकता है, या मुस्तकबिल में अपने आने वाली नस्लों को जंगों से कैसे महफूज बना सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में इसको भी देखा जाता है। कौमी ताकत में इजाफे का रुझान, ताकत के बगैर तो कुछ ही नहीं है। वो कहते हैं कि हर शख्स जो है वो खुदा बना जाता है, हालांकि वो खुदा बन नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो बनने की कोशिश करते हैं। खुदा मीन्स वो ताकत हासिल करना चाहता है, वो चाहता है कि वो खुद को ज़्यादा ताकतवर। कौमी ताकत क्या होती है? कौमी ताकत एक रियासत जो अपने ताकत में इजाफा करता है ताकि जैसे दिफाई लिहाज से, माशी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से, ताकि वो अपनी राइवल के मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताकत हासिल कर सके, खुद को स्टेबल कर सके। तो कौमी ताकत में इजाफे का रुझान हर रियासत के अंदर पाया जाता है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। तो रियासतें जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरह से कौमी ताकत हासिल कर, जैसे कि एक मुल्क लेते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे नौजवान बहुत ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं। ऐसे में आकर वो क्या करते हैं कि उनको स्किल फ्राहम करते हैं। तो ऐसे हुनरमंद अफराद जो होंगे वो क्या करेंगे कि वो उस मुल्क की कौमी ताकत में इजाफे का बायस बनेंगे। या एक मुल्क जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत एडवांस है, तो ये टेक्नोलॉजी भी उसकी कौमी ताकत में इजाफे का बायस बनेगी। या एक कंट्री हमारे पास है दिफाई लिहाज से बहुत आगे, उसकी जो आर्मी है वो बहुत अच्छा लड़ती है, काफ़ी वो स्किल है, स्किल उसकी आर्मी है। और दूसरा ये कि उसको अच्छी तरबियत की गई है, उसे लड़ना आता है। तो ये चीज़ भी क्या करेगी कि उसकी कौमी ताकत में इजाफे का बायस बनेगी। तो चाहे हम देखते हैं छोटी रियासतें हैं चाहे बड़ी रियासतें, हर रियासत में कौमी ताकत में इजाफे का रुझान जो है वो पाया जाता है। और जो छोटी रियासत है वो क्या करती है कि अपने से किसी बड़ी रियासत से अपना मुआवजा करती है। फिर एक तो उन्हें अपनी ताकत का भी पता चल जाता है, दूसरा तो जो है वो उस रियासत को जो अपनी ताकत का भी पता चल जाता है, और दूसरी अपनी अपनी से जो बड़ी रियासत होती है उसका भी पता चल जाता है। तो कौमी ताकत जो है वो इसको भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में हम डिस्कस करते हैं हम। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बैन अवी ताल्लुकात के मुताले की इकाइयाँ। तो बैन अवी ताल्लुकात के मुताले की इकाइयाँ से मुराद ये है कि जो मुख्तलिफ हम कह सकते हैं जो बैन अवी इदारे पाए जाते हैं, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा हो गई या लीग ऑफ नेशन जो बनी थी पहली जंग अज़ीम के बाद। तो इस तरह से उस रियासत को एक तो अपनी ताकत का पता चल जाता है, और फिर जो उसकी जो राइवल होती है, उससे जो बड़ी रियासत होती है उसका भी पता चल जाता है। तो कौमी ताकत को हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ये इसका भी बुनियादी हम कह सकते हैं कि मौजू है। अब नेक्स्ट हमारा है कि बैन अवी ताल्लुकात के मुताले की इकाइयाँ। तो इसमें इकाइयों में हमारे पास देखिए जो मुख्तलिफ बैन अवी इदारे, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा हो गया या लीग ऑफ नेशन जैसे बनाई गई थी पहली जंग अज़ीम के बाद, या मुख्तलिफ जो दिफाई मुआहदे पाए जाते हैं जैसे कि सीटो हो गया, सेंटो, नेटो की बात करते हैं, या वासा पैक्ट की बात, ये वो इकाइयाँ जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी पे बड़ा गैर असर रखती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम जो है वो अब इंटरनेशनल रिलेशन में इनको डिस्कस करते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एक क्वेश्चन एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि एज अ सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन क्या है और इसका किस तरह से जो है वो इर्तिका हो। आई होप के
आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं नीचे कमेंट में। लाइक करें और उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।